जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम आपसे चर्चा कर रहे थे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में हमने अब तक 2 वीडियो को समाप्त किया है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली आपका गुप्त वंश आज की वीडियो में एंड हो जाएगा। फिर हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो गुप्त वंश में अब तक हमने जो 2 क्लास में आपको पढ़ाया है, एक काम करते हैं उसका क्विक रिवीजन लेते हैं, रिकैप लेते हैं। इससे क्या होता है, रिकैप लेने से क्विक रिवीजन लेने से फायदा आप लोगों का होता है कि आप पुरानी क्लासेस को ऐड करके आज की क्लास को समझ सकते हो। या फिर कोई मेरा भाई बंधु जिसने अब तक मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, 2 क्लासेस जो मैंने गुप्त वंश पे बना रखी हैं, तो उसका भी साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा और आज की क्लास को उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इसलिए रिवीजन लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अब तक जिन लोगों ने, जो भी भाई बंधु मेरे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए अब चर्चा करते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं अपना गुप्त वंश के बारे में, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो गुप्त वंश में क्या थे, 2 सामंत लोग थे। 2 सामंत कौन कौन से थे, एक आपके श्रीगुप्त और घटोत्कच थे। हालांकि जो श्रीगुप्त है उन्होंने क्या किया था, गुप्त वंश की नींव रखी थी, लेकिन इन लोगों को अपनी आपकी स्वतंत्रता, खुद की स्वतंत्रता नहीं थी कि अपनी एरिया का जो विस्तार है वो बढ़ा सके। ये लोग सामंत के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो कौन कौन सामंत के रूप में काम करता था, श्रीगुप्त और घटोत्कच। ठीक है, और लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो किसको माना गया है, तो वास्तविक संस्थापक गुप्त उसको माना गया है, ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किसके साथ हुई थी, तो कुमार देवी से हुई थी। और कुमार देवी कहाँ की थी राजकुमारी, तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी आपका कहाँ पड़ता है, लिच्छवी आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो इनकी चंद्रगुप्त की शादी कुमार देवी से हुई थी। और इन्होंने जो शादी हुई थी, शादी के उपलब्ध में खुशी के कारण इन्होंने सिक्के चलाए थे। वो सिक्के कौन कौन से थे, तो वो सिक्के थे राजा रानी के सिक्के। फिर इन दोनों की शादी होने के बाद इनका एक बेटा हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा हुआ। उनके बेटे का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। और बेटे को एक नाम दिया गया था लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र क्यों दिया गया था, इसके पीछे रीजन था, क्योंकि जो ये समुद्रगुप्त था, इनकी माता जो कुमार देवी थी, वो कहाँ की थी, लिच्छवी की थी, जिसके कारण समुद्रगुप्त को बोला गया लिच्छवी दोहित्र बोला गया है। लिच्छवी का नाती या लिच्छवी का दोहित्र। आप लोग जानते हो कि जब भी आप अपने ननिहाल या अपने मामा मामी के घर जाते हो, तो क्या होता है कि मम्मी के नाम से आप जाने जाते हो, ना कि अपने पिता के नाम से जाने जाते हो। तो जिस कारण समुद्रगुप्त को बोला गया लिच्छवी दोहित्र। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र बोला गया था या लिच्छवी का नाती बोला गया। फिर क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने क्या किया था, समुद्रगुप्त आप जानते हो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया था, धीमे धीमे जो जितनी भी एरिया थी, इसका मेन मकसद क्या था कि भारत पे पूरी एरिया पे अपना कब्जा कर लेना। हालांकि जैसे कि ये 2 व्यक्ति थे, सामंत थे, ये लोग क्या थे, बस एक एरिया में सिमट के रह गए थे। लेकिन समुद्रगुप्त का जो मेन लक्ष्य था, वो चाहता था पूरे भारत में अपना ही राज्य जमाए। तो उसने क्या किया था, जो उत्तर के जो भाग थे, उत्तर पे आक्रमण करके 9 राज्य को छीन लिया था, और दक्षिण में आक्रमण करके 12 राज्य को छीन लिया था। ठीक है, और बीच में जो पर्वत पड़ते हैं, अजंता एलोरा जो भी पड़ते हैं, तो उनके कारण क्या हुआ था कि इसने क्या किया था, जो नीचे जो 12 राज्य थे दक्षिण साइड में, जिसको जहाँ पे इसने जीत लिया था, उनके राजाओं को बोला था कि तुम मेरी अधीनता को स्वीकार करो और आप लोग मुझे टैक्स दो, तुम लोग मुझे टैक्स दो। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता, टैक्स भी समुद्रगुप्त के टाइम भी था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने टैक्स लगाया था दक्षिण वाले राजाओं के तरफ। तो 9 राज्य ऊपर के जीते थे उत्तर के, और 12 राज्य दक्षिण के जीते थे। और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसने कहा था, B.S. स्मिथ ने कहा था। क्योंकि यूरोप में यूरोप का जो शासक नेपोलियन था, उसने क्या किया था, पूरे यूरोप को रौंद के रख दिया था। जिसके कारण B.S. स्मिथ ने देखा कि कुछ ना कुछ ये समुद्रगुप्त है, ये नेपोलियन से मिलता है, जिस नेपोलियन के जैसा ही इसका हाव भाव है, जिसके कारण क्या किया, B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को बोल दिया भारत का नेपोलियन बोल दिया। फिर इसने क्या किया था, इसने समुद्रगुप्त को, हालांकि समुद्रगुप्त ने एक सिक्के भी चलाए थे, सैनिक भूषण सिक्के चलाए थे। हालांकि सैनिक भूषण सिक्के का मतलब होता है जो सिक्के होते हैं जिन पे जो सैनिक लोगों की जो ड्रेस होती है या उनका यूनिफॉर्म होती है, और जैसे वो कपड़े पहनते हैं, वो चीज़ वो ड्रेस और उस टाइप के सिक्के चलाए थे जिसपे सैनिक की ड्रेस की वेशभूषा बनी थी। ठीक है, तो इसने क्या क्या किया था, समुद्रगुप्त ने सैनिक के सिक्के चलाए थे, टैक्स लगवाया था दक्षिण साइड में। जो 12 राजा थे, नेपोलियन इनको कहा जाता था, और लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। फिर क्या हुआ, फिर अगला शासक आया कौन, रामगुप्त। अगला शासक कौन है, रामगुप्त। और रामगुप्त की शादी किससे हो गई, तो रामगुप्त की शादी हो गई देवी से शादी हो गई। ठीक है, और रामगुप्त का भाई कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। रामगुप्त का भाई कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। लेकिन
अब ये इसका भाई था और ये इसकी बीवी थी, मतलब वाइफ थी। तो ये इसकी वाइफ थी, तो ये इसका कौन लगेगा, चंद्रगुप्त। और देवी कौन लगेगी, तो देवी का चंद्रगुप्त द्वितीय कौन लगेगा, देवर लगेगा। तो हालांकि चंद्रगुप्त और देवी की आपस में बनती नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ था, देवी ने अपने देवर के साथ मिलकर, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। किसकी, रामगुप्त की हत्या कर दी। फिर फिर चंद्रगुप्त ने क्या किया था, चंद्रगुप्त ने क्या किया था, आप लोग जानते हो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, इसने क्या किया था, जितने भी शक लोग थे, ISPK मैंने आपको समझाया है, ISPK तो शक जितना भी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था जो जितने भी शक थे सबको मार डाला था। और मार के क्या किया था, एक उपाधि को उपलब्ध किया था। वो उपाधि कौन थी, विक्रमादित्य की उपाधि थी। इसके टाइम क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम जो न्याय की व्यवस्था थी बहुत ही जबरदस्त थी। कोई भी चोरी चकारी कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसको न्याय दिलाना होता था तो किसके दरबार में आता था, उसको न्याय चाहिए होता किसी व्यक्ति को इसके टाइम में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता था। और जब ये न्याय देता था तो किस सिंहासन पर बैठता था, तो ये पत्थर का बना हुआ सिंहासन था, उसके ऊपर बैठता था। अपना जो मखमल का सिंहासन था उसको छोड़ के न्याय जब देना होता था तो पत्थर के सिंहासन पर बैठता था। और इसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 महान संस्कृत के विद्वान रहा करते थे। 9 महान विद्वान रहा करते थे। कभी जिसके कारण क्या बोला था, 9 रत्न, उनको क्या बोला गया, 9 रत्न बोला गया। जिसमें से 2 मेन फेमस उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो आपके कालिदास थे, एक धन्वंतरी थे। इनकी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है अपनी प्रीवियस क्लास में, आप जाके वहाँ से देखिएगा। ये क्विक रिवीजन, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। फिर उसके बाद जो अगला शासक आया था वो आया था कुमारगुप्त। क्या आया था, फिर अगला शासक कौन आया था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के टाइम क्या होता है, नालंदा विश्वविद्यालय बना था। कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय बना था। और नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जिसने हॉस्टल की फैसिलिटी दी थी। और इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, तो इसके अंदर महायान शाखा की पढ़ाई हुआ करती थी। किसकी, महायान शाखा। फिर क्या हुआ, 1198 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसने क्या किया, बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। और इसी के टाइम एक और विश्वविद्यालय की चर्चा मिली है जो कि विश्व से संबंधित है, वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय था किसके, कुमारगुप्त के टाइम। ये कहाँ था, ये पाकिस्तान में था। कहाँ था, ये पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान में रावलपिंडी में था, पाकिस्तान के रावलपिंडी में था। और इसको किसने बनाया था, तो इसको बनवाया था राजा तक्ष ने बनवाया था। किसने बनाया था, राजा तक्ष ने। तक्षशिला को किसने बनाया था, राजा तक्ष ने। तो आई होप आप लोगों को मेरा रिकैप अच्छा लगा होगा, रिवीजन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप दूर दूर तक फैलाइए, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम अगला जो शासक आया वो स्कंदगुप्त। हम स्कंदगुप्त की आप लोगों से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक था गुप्त वंश का, वो था आपका स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त क्या था, अंतिम महान शासक था। ये अंतिम महान शासक था। बाकी इसके बाद भी 2 शासक हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके कारण इसको अंतिम महान शासक बोला जाता है गुप्त वंश का, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने क्या कराया था, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का क्या कराया था, पुनः निर्माण कराया था। हालांकि इसने बनवाया नहीं था, इसको बनवाया किसने था, सुदर्शन झील को। तो सुदर्शन झील को किसने निर्माण कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था सरकारी खजाना से। ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोगों से चर्चा कर रखी है दोस्तों, तो प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था, पुनः निर्माण कराया था। किसका, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का। हालांकि इससे पहले भी 2 और राजा थे जिन्होंने पुनः निर्माण कराया था। हालांकि टोटल 4 राजा इसके अंदर आते हैं सुदर्शन झील के आगे, जिसका मैंने टेबल बना रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्रम वाइज है 1 2 3 4। किसने सुदर्शन झील को बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। क्या किया था, इसको बनवाया था। और किसके द्वारा बनवाया था, कौन से राजपाल के द्वारा कह के बनवाया था, तो ये पुष्यमित्र शुंग की था। लेकिन ये जो 3 व्यक्ति आते हैं कौन कौन से, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह 3 कौन से शासक हैं जो कि पुनः निर्माण या जीवन सुदर्शन झील का कराया था, तो वो 3 कौन कौन से राजा है, अशोक है, रुद्रदामन है और स्कंदगुप्त है। लेकिन किसको भेज के बनवाया था, वो 3 कौन कौन से, हालांकि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा, तुषास आ जाता है। तुषास अशोक ने किसको भेजा था, तुषास को भेजा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुषास। और स्कंदगुप्त ने किसको भेजा था, परदत्त को भेजा था। और रुद्रदामन ने किसको भेजा था, तो सुविशाख को भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शनशील को बनवाया था, और 3 राजा जिन्होंने पुनर्निर्माण या जीवन दौर कराया था, जिसको दोबारा जीवन दौर मतलब होता है जब कोई चीज़ टूटने फूटने लगती है तो उसको रिपेयर कराना, ठीक है, या पुनर्निर्माण उसको बोलते हैं। वो 3 कौन कौन से राजा थे, ये आपका था, एक तो अशोक था, रुद्रदामन था, स्कंदगुप्त था, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है, और अशोक ने इसको बनाया था। तो मैंने इसको इसलिए समझा दिया क्योंकि कभी कभी आप उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जीवन दौर या पुनर्निर्माण कराया था, तो ये 3 लोगों का नाम, राजाओं का नाम याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए अशोक ने किसको भेजा था, तो उसका राज्यपाल कौन सा, तुषार का था। रुद्रदामन का सुविशाख था। स्कंदगुप्त का पर्णदत्त था, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख था जो कि जूनागढ़ में था। हालांकि जूनागढ़ अभिलेख एक चीज अलग है, एक अभिलेख दूसरा है। और ये जूनागढ़ अभिलेख क्या है, ये जूनागढ़ में एक अभिलेख था स्कंदगुप्त का। मतलब एक जगह पे कोई जब 2 चीज पाई जाती हैं तो ऐसे ही कुछ था कि एक जूनागढ़ में एक और अभिलेख था। वो किसका था, वो स्कंदगुप्त का था। वो किस चीज की चर्चा करती थी, क्या हमको बताती थी, तो वो हमको बताती थी हुंडों का आक्रमण। हुंडों का आक्रमण क्या हुआ था, स्कंदगुप्त के टाइम ही क्या हुआ था, हुंडों का आक्रमण हुआ था। और यही मेन मुद्दा था इनका, जो आक्रमण हुआ था हुंडों का, जिसके कारण गुप्त वंश समाप्त हो गया था। ये लोग क्या थे, जो ये हुंड लोग थे, ये लोग क्या है, हिंदू इन लोग, इनको मलेच्छ कहा जाता था। मलेच्छ मतलब ये साले, ये लोग जहाँ भी जाते थे हुंड लोग उस एरिया को तबाह कर देते थे, बर्बाद कर देते थे, ठीक है। तो मेन कारण क्या था, गुप्त वंश का एंड होना या पतन होना या समाप्त होना, कि ये हुंडों का आक्रमण था। हुंडों को क्या बोला जाता है, मलेच्छ बोला जाता है। अभी इसके हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमको एक जूनागढ़ एक अभिलेख मिला है, जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का, ये जूनागढ़ में मिला है। हालांकि जूनागढ़ अभिलेख एक और है, वो अलग है, वो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपसे चर्चा की है। तो जूनागढ़ अभिलेख हमको क्या मिला, हुंडों का आक्रमण के बारे में चर्चा प्राप्त हुई है। उसके बाद स्कंदगुप्त का जो अंतिम महान शासक, तो फिलहाल अंतिम महान शासक तो स्कंदगुप्त है, लेकिन इसके बाद एक और शासक था, वो था भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का भी एक अभिलेख है जहां से हमको क्या चर्चा प्राप्त होती है, सती प्रथा की हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्त वंश के टाइम क्या थे, सती प्रथा की भी चर्चा हुआ करती थी कि किसी का पति मर जाता है तो उस औरत को भी साथ के साथ जला दिया जाता है, ठीक है। तो किसका वो अभिलेख है, भानुगुप्त का अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम क्या है, तो एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख। और उसके अंदर किस चीज़ की चर्चा है, तो इसके अंदर सती प्रथा की चर्चा है। किस चीज़ की चर्चा है, सती प्रथा की चर्चा है। फिर इसमें जो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था, जो अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था, विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना कि अंतिम महान शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे, स्कंदगुप्त लगाओगे, और खाली अंतिम शासक पूछा जाए तो विष्णुगुप्त लगाओगे। जहां महान लग जाएगा तो स्कंदगुप्त आ जाएगा। फिर अभी आपसे चर्चा की है, तो जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश का समाप्त होने का रीजन था क्या, हुंडों का आक्रमण। इस क्या हुआ था, हुंड लोग आ गए थे और क्या किया था, इन लोगों ने गुप्त वंश पे हमला बोल दिया था और गुप्त वंश को समाप्त कर दिया था। आइए अब चर्चा करते हैं हुंडों के बारे में, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। जो हुंड लोगों ने गुप्त वंश पे जो हमला बोला था, आक्रमण बोला था, वो लोग के बारे में कुछ जान लेते हैं आप लोग फटाफट, ठीक है। तो ये लोग कहाँ के थे, तो हुंड लोग कहाँ से आए थे, ये लोग भारत में कहाँ पे हमला, कहाँ से लोग आए थे, तो ये लोग फारस से आए थे। हुंड लोग कहाँ से आए थे, फारस से आए थे। फारस के, ईरान से अफगानिस्तान के पास आए थे। अफगानिस्तान के थे लोग। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे। और इन्होंने इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी बामियान। इनकी राजधानी क्या थी, बामियान। हाल ही अभी बामियान से एक घटना है, वो भी अभी आगे आप लोगों को हम बताएंगे कि क्या हुआ था। यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, और क्या हुआ था, इन लोगों ने बम के द्वारा उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। किसने, हुंडो लोगों ने, ठीक है। और इनके 2 प्रमुख आक्रमणकारी कौन कौन थे, तो हुंडो के 2 प्रमुख आक्रमणकारी कौन थे, ताड़ामान और मिहिरकुल। ये 2 मेन आक्रमणकारी थे हुंडो के। और ये लोग क्या थे, ये लोग बौद्ध विरोधी थे, जिसके कारण बामियान में बौद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई थी। और इन लोगों ने क्या किया था कि उस मूर्ति को बम से इतना मारा था कि बेचारी मूर्ति की शक्ल ही बदल गई थी, छोटे छोटे छेद हो गए उसके अंदर, ठीक है। और मूर्ति भंजक थे ये लोग, जहाँ भी मूर्ति किसी की पाते थे उसको तोड़ दिया करते थे। बौद्ध विरोधी थे और मूर्ति भाजक थे। इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, इसकी चर्चा मैंने भी आपसे की है। तो स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जो कि जूनागढ़ में ही पाया गया है, जिससे हमको ये प्राप्त होता है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आक्रमण बोला था, ठीक है। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है स्कंदगुप्त, इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है हुंडों की, कि हुंडों ने क्या किया था
कि इन्होंने गुप्त वंश पे हमला बोल के गुप्त वंश को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण हुंडों को क्या बोला था, हुंडों को एक नाम दिया गया था जो कि मलेच्छ। मलेच्छ मतलब बहुत गंदा, छी जहाँ भी जाते थे उसको काट पीट के मार डालते थे, तभी इनको बोला गया मलेच्छ बोला गया है। तो हुंडों को एक नाम दिया गया, एक शब्द दिया गया जिसको बोलते हैं मलेच्छ। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही यहाँ पे मेंशन करता हूँ, पूरी हिस्ट्री लिखना मेरे लिए बेटर नहीं, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब मैंने सर आपको गुप्त वंश के बारे में चर्चा कर दी है आप लोगों से। अब क्या करते हैं, गुप्त वंश के टाइम जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, कैसे लोगों की रहन सहन था, कैसे टैक्स वगैरह लोग देते थे, इन सब की चर्चा आप लोगों से करते हैं। लेकिन हालांकि इससे पहले क्या करते हैं, अब तक जितना मैंने पढ़ा है मैं सोचता हूँ 5-6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि कभी कुछ चीज़ पूछी जाती है तो हमेशा दिमाग में रहती है। तो बताइए कि सबसे पहला 2 सामंत के नाम बताइए जो कि आपके गुप्त वंश के टाइम थे। तो वो 2 सामंत कौन कौन से थे भाई, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। 2 गुप्त शासक कौन थे, गुप्त काल के टाइम 2 सामंत कौन कौन से थे जिन्होंने क्या किया था गुप्त वंश की नींव रखी थी, वो आपके कौन से थे। तो वो एक था आपका श्रीगुप्त और घटोत्कच। कौन था, श्रीगुप्त और घटोत्कच, ठीक है। उसके बाद अगला शासक कौन आया था जिसने अपने एरिया का स्वतंत्र विस्तार किया था, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और चंद्रगुप्त प्रथम की किससे शादी हुई थी बताइए फटाफट, चंद्रगुप्त प्रथम की किससे शादी हुई थी बताइए। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में लिख के दीजिए चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किससे हुई थी और इनके बेटे का क्या नाम था, ठीक है। इनके बेटे को किस नाम से जाना जाता था, इसने कितने दक्षिण के कितने राज्यों को जीता था, उत्तर के कितने राज्यों को जीता था, ठीक। और न्याय व्यवस्था किसके टाइम बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी, इसका भी आप लोग आंसर दीजिएगा मुझे। न्याय व्यवस्था किसके टाइम बहुत जबरदस्त हुआ करती थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, किसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। 2 मुख्य 9 रत्न के नाम बताइए जो मैंने अब तक आप लोगों को बताया है। अगला क्वेश्चन आप सुनिए, अगला क्वेश्चन, किसके टाइम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय हमको किस प्रकार की सुविधा देता था और किस शाखा की पढ़ाई हुआ करती थी। इसके टाइम एक और विश्वविद्यालय बना था जिसने किसने बनाया था, राजा तक्ष ने बनाया था। वो कौन सा विश्वविद्यालय था ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओगे। फिर और इसको जो आपका अगला, फिर इसके बाद कुमार गुप्त के बाद अगला शासक कौन आया था, स्कंद गुप्त आया था, स्कंद गुप्त आया था, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे ये सारे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताओगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों का फर्ज बनता है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं जो ये आपका गुप्त वंश था, इसके टाइम प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद गुप्त वंश मोस्ट प्रॉब्ली आज आपका फिनिश हो जाएगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था से पहले एक चीज, छोटी चीज और जान लीजिए कि देखिए आपको बताया था ISPK, हिंद यूनानी शक पहलो कुषाण। लेकिन क्या हुआ था कि आपका जो ये शकों को किसने समाप्त किया था, तो शकों को समाप्त किया था किसने, गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने क्या किया था, शकों को समाप्त कर लिया था, तभी तो विक्रमादित्य की उपाधि उपलब्ध की थी, ठीक है। तो शकों को किसने समाप्त किया था गुप्त वंश ने शायद। लेकिन गुप्त वंश को किसने समाप्त किया था, गुप्त वंश को किसने समाप्त किया था, तो हुंडों ने किया था। किसने, हुंड ने किया था, हुंड लोगों ने किया था, जिनको मलेच्छ कहा जाता था, ठीक है। ये डाउट मैं सोचा आपका क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था गुप्त वंश को किसने समाप्त किया था, हुंडों ने किया था। और शक वंश को किसने समाप्त किया था, तो गुप्त वालों ने किसको किया था, शक वंश को समाप्त कर दिया था। आइए अब चर्चा करते हैं अपनी प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त वंश के टाइम क्या क्या थी। हालांकि आप लोग जानते हो जब गुप्त वंश चला था उस समय क्या था, बहुत ही अच्छे। दोस्तों अब चर्चा करते हैं गुप्त वंश के टाइम प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। हालांकि आप लोग जानते हो गुप्त वंश के टाइम बहुत ही क्षेत्र में विस्तार हुआ था, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, आपका नालंदा विश्वविद्यालय बना था, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था और इसी टाइम हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी गई थी। साथ के साथ क्या था कि महाराष्ट्र में अजंता पर्वत को काट के गुफाएं बनाई गई थी, अजंता पर्वत को काट के गुफाएं बनाई गई थी, जिससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के प्रचार के बारे में को चर्चा प्राप्त होती है। इन गुफाओं के अंदर अलग अलग मूर्ति बनी हुई है। और साथ के साथ MP में बाघ की गुफाएं बनाई गई थी, क्या, बाघ की गुफाएं बनाई गई थी, जिससे हमको पता चलता है कि इस टाइम कलाकृति थी लोगों की वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त थे, कलाकृति बहुत ज़बरदस्त थी। कलाकृति क्या, जब भैया कोई भी पर्वत तोड़ के गुफाएं बनाई जाएंगी, गुफाओं के अंदर कलाकारी की जाएगी, तो इससे भी पता चलता है कि उस समय जो कलाकारी थी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्या थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इससे हमें
तीन धर्म के बारे में चर्चा प्राप्त होती है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की हमको चर्चा इन गुफाओं से प्राप्त होती है। साथ के साथ एमपी में क्या था, एक बाघ की गुफाएं भी हमको पाई गई हैं, बाघ की गुफा भी इन्हीं के टाइम बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, गुप्त काल के टाइम ही अफगानिस्तान में अभी मैंने आपको बताया था बामियान में क्या हुआ था कि बामियान में जो बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई थी, सबसे सर्वोच्च पूरे विश्व की सबसे ऊंची क्या बनाई गई थी, मूर्ति बनाई गई थी, स्टैचू बनाया गया था। लेकिन इसको लोगों ने नष्ट कर दिया था। किन लोगों ने नष्ट कर दिया था, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान आतंकवादी थे, हालांकि हुंडों ने नहीं किया था, जो अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकवादी थी, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों से देखा नहीं गया और इन लोगों ने क्या किया, जो मूर्ति बनी थी किसकी, महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बामियान में, उसको इन लोगों ने बम से उड़ाया। लेकिन हालांकि क्या हुई, पूरी तरह से मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, ऊपर का पार्ट डैमेज हो गया था। ठीक है, तो इसको किसने गिराया था, अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसको गिरा दिया था। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इससे हम क्या मतलब क्या जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त वंश था तो इस समय बहुत ही ज़्यादा विस्तार चला था, बहुत ही चीज़ों का विस्तार हो रहा था। और गुप्त काल में ही सामाजिक पृष्ठभूमि थी वो भी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। इसके टाइम क्या था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। महिलाएं भी साथ में लोगों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार था। लेकिन इसके टाइम एक बहुत ही गलत चीज़ थी, लोगों के अंदर छुआछूत था वो उस टाइम भी था। मतलब कि तुम नीची जात के हो तो तुम इधर बैठोगे, ऊंची जात के हो तुम इधर जाओगे। ठीक है, तो जो ऊंची जात के घर जब नीची जात लोग जाते थे उनको जमीन में बैठाया जाता था। हालांकि छुआछूत की भी चर्चा हमको मिलती है, साथ के साथ सती प्रथा की भी हम चर्चा पड़ती है। ये एरन अब्लेक से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, एरन अब्लेक से भी जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि इस समय क्या था, वैश्यावती आप लोग जानते हो, हर कोई जानता है कि आप बड़े सिटी में कहीं भी जाओगी वैश्यावृत्ति तो हर जगह मिलती है। महिलाओं का जो ये सेक्स रैकेट होता है ये हर जगह प्राप्त होता है। तो ये गुप्त वंश के टाइम भी चलता था वैश्यावृत्ति। ठीक है, तो जो महिलाएं जो कार्य करती थी वैश्यावृत्ति का, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको गणिका या उनको बोला जाता था। यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों, तो जो महिलाएं वैश्यावृत्ति का कार्य करती थी उनको गणिका या कुटनी बोला जाता था। क्या बोला जाता है, कुटनी बोला जाता है। हालांकि जो वैश्यावृत्ति के जो औरतें काम करती हैं उनको आप लोग जानते हो कि गलत नज़र से देखा ही जाता है। हालांकि वो कार्य गलत करती है तो आदमी गलत नज़र से देखा जाएगा। तो गुप्त वंश के टाइम भी वैश्यावृत्ति का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था। और गुप्त काल के समय सबसे बड़ा पद किसका हुआ करता था, तो गुप्त काल के समय सबसे बड़ा पद राजा का हुआ करता था। सबसे बड़ा पद किसका होता था, राजा का हुआ करता था। और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो सबसे छोटी आपकी इकाई हुआ करती थी गांव। हालांकि एक व्यक्ति था जिसको डीएम की पोस्ट पे अप्रूवल मिला था, वो टैक्स कलेक्ट करता था। वो कौन व्यक्ति था, तो वो उस व्यक्ति को क्या बोला गया था, टैक्स वसूली करने वाला अधिकारी या डीएम कौन था, तो वो था आपका कुमार अमात्य का काम क्या था कि वो लोगों से टैक्स को वसूलता था। आइए अब आप लोग से फटाफट कुछ क्वेश्चन जान लिए जाएं। हालांकि फिर एक मिनट इसको मिटा दूं मैं फटाफट। अभी तक हमने आप लोगों से क्या चर्चा कर ली, हसीन, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी अपनी प्रीवियस क्लास में, हसीन, मसूक और मौर्य वंश के बाद क्या क्या हुआ था, आपके आईएसपी क्या आए थे, 4 विदेशी आक्रमणकारी आए थे। ठीक है, और शकों से क्या निकले थे, शकों से हमारे गुप्त निकला था, सामंत मतलब गुप्त निकला। अब गुप्त वंश के बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, पुष्यभूति, किसकी, पुष्यभूति की चर्चा करेंगे। पुष्यभूति भी क्या था, पुष्यभूति भी गुप्त वंश का सामंत था, गुप्त वंश का सामंत था। तो आइए फटाफट और थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फटाफट चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट में अपने नोट्स हाथ में लेता हूँ। तो गुप्त वंश के टाइम कौन सी भाषा चलती थी, तो गुप्त वंश के टाइम संस्कृत भाषा का प्रचलन था, संस्कृत भाषा चलती थी। वर्तमान हिंदू धर्म जो इस समय जो हिंदू धर्म है वो किसकी देन है, तो वो आपकी किसकी देन है, वो आपकी गुप्त वंश की देन है। और गुप्त वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। गुप्त वंश की राजधानी क्या होती, कौशाम्बी हुआ करती थी। और इस समय जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था, तो भू राजस्व था, क्या था, भू राजस्व था। ठीक है, और भू राजस्व जो हमको जो भू राजस्व लोग देते थे वो किस रूप में देते थे, या तो नगद के रूप में देते थे या फिर अनाज के रूप में देते थे, या तो अनाज वगैरह दिया करते थे। ठीक है,
और इस शासन की सबसे बड़ी इकाई तो अभी आप लोगों से मैंने चर्चा कर दी, राजा होती थी। कौन होता था? राजा होता था। और सबसे छोटी इकाई गांव क्या होती थी? गांव हुआ करती थी। क्या? गांव। और एक व्यक्ति था जो डीएम की पोस्ट पे, जो प्रेजेंट टाइम की डीएम की पोस्ट है, जो टैक्स वसूलता था, वो कौन था? वो अमात्य था, कुमार अमात्य था, कुमार अमात्य था। और इस समय क्या था? इस समय छुआछूत की भी चर्चा काफ़ी हुआ करती थी। किसकी? छुआछूत की चर्चा हुआ करती थी। और निम्न जाति को लोगों को क्या बोलते? जो निम्न जाति के लोग थे इस गुप्त वंश के टाइम, उनको क्या बोलते थे? उनको चंडाल या चंडाल बोला जाता। क्या बोलते थे? चंडाल बोला जाता था, चंडाल। इस समय और गुप्त वंश के नाम शिक्षा, जो स्त्री लोग होती थी, पुरुष फीमेल लोग होती थी, उनको शिक्षा का अधिकार भी दिया गया था। साथ के साथ बाल विवाह भी चलता था। पर्दा होता था, मतलब महिलाओं को सर ढक के रखना होता था, ये भी चलता था। सती प्रथा का भी प्रचलन था। और जो लिप्त महिलाएं, जो वैश्यावृत्ति में जो महिलाएं कार्य करती थी, वैश्यावृत्ति में, उनको क्या बोलता था? उनको गणिक या कुंडिक बोला जाता था। इस समय गणित और ज्योतिष का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। क्या होता है? गणित और ज्योतिष का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। जो अजंता की गुफाएं थी, उसका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल के समय हुआ था। महाराष्ट्र में इन गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 29 है, मतलब 29 है, जिसमें 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। कि कौन सी? 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है। अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो अजंता आप किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध, जैन और हिंदू के लिए, तीनों के लिए फेमस है। फिर गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वत को काटकर, बामियान में एक पर्वत था, उसको काट के महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने उसे बम से उड़ा दिया था। किससे? बम से उड़ा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम कल चर्चा करेंगे पुष्यभूति की आप लोगों से। तो आप लोगों को अगर मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी ग्रुप में शेयर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।